अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक मैं नाम। मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है 293 एनडीए नरेंद्र मोदी सुशांत सिन्हा इलेक्शन 2024। तो आज भाई साहब सुशांत सिन्हा की वीडियो बड़ी रिकमेंडेड है कि किस तरह जो है वो बीजेपी ऐसे इलाकों में भी जीती जहां पर उनकी सरकार पहले नहीं थी, दूसरी सरकारें थी, और पूरा जो है वो डिटेल में बताएंगे। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त देश में बड़ी चर्चा है इस बात को लेकर कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन भी गए, क्योंकि वो तो अब बन रहे हैं, तो जो इंडिया अलायंस का सपना था वो तो टूट गया। जितने चिलगोजे वगैरह थे सब जितना उछलना था उछल लिए। लेकिन चर्चा इस बात की है कि भाई नरेंद्र मोदी ये सरकार कितने दिन चला पाएंगे, कैसे उनको ब्लैकमेल किया जाएगा पॉलिटिकली, और कैसे वो जो है वो एक कमजोर प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि सारा मामला एनडीए के 293 सीटों के आंकड़े पर टिका हुआ है। लेकिन बड़ी खबर जो आपको आज बतानी है वो ये कि एनडीए 293 नहीं, कैसे रातों रात अब 303 हो चुका है। आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कि ये कैसे संभव है, जब काउंटिंग पूरी हो चुकी तो एनडीए की सीटें कैसे बढ़ सकती हैं, वो 293 नहीं 303 कैसे हो सकता है, आपको ये बताऊं उससे पहले चल क्या रहा है जरा कुछ चीजें आपको बता देता हूं। नई सरकार को लेकर नड्डा के घर पर बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है। अमित शाह और राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और इलेक्शन कमीशन आज राष्ट्रपति को सांसदों जिन्होंने जीत दर्ज की है उनकी लिस्ट सौंप देगा, और वो लिस्ट मिलने के बाद बताया जा रहा है कि कल हो सकता है कि एनडीए जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश करे। और सूत्रों का दावा है कि 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह जो है वो हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं, तीसरी बार बनने जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक है। 60 साल पहले करीब नेहरू ने ऐसा किया था कि वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 60 साल में कोई नेता ये इतिहास नहीं रच पाया कि वो लगातार तीसरा टर्म हासिल करे, जो अब नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में आसपास के जो देश हैं उसमें श्रीलंका और बांग्लादेश समेत 5 देशों के नेता शामिल होंगे, ये बताया जा रहा है। और प्रधानमंत्री इससे पहले भी जो उनका शपथ ग्रहण समारोह रहा है उसमें एक अलग मैसेजिंग जो है वो हर बार रही है, तो इस बार भी वैसा कुछ हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच इंडी अलायंस जो कर रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ तो जो पार्टी 240 सीटें जीती है उसमें मंथन चल रहा है, उसमें जो स्टेट के बीजेपी प्रेसिडेंट हैं उनको हटाया जा सकता है कहा जा रहा है। फडणवीस इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं, मंथन चल रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ, ग्राउंड रिपोर्ट मंगाई जा रही है 240 सीट जीतने वाली पार्टी की तरफ से। और जो पार्टी 99 जीती है बॉस, वो पार्टी मोड में है यार, 99 सीट आ गई। अभी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बनाए जा सकते हैं, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में फैसला होगा। मतलब एक बार फिर ये जो चिंदी मीडिया है वो राहुल गांधी महाराज की जय हो, महाराज की जय हो वाले मोड में है। जबकि उनको ये नहीं दिख रहा कि राहुल गांधी पिछले 3 चुनाव से नरेंद्र मोदी से भिड़ रहे हैं, लेकिन एक बार भी कांग्रेस को 100 के पार नहीं ले जा पाए, ट्रिपल डिजिट में नहीं ले जा पाए। अभी भी 99 पे कांग्रेस अटक गई है। और बावजूद इसके जो राहुल गांधी कांग्रेस को 100 पार नहीं करा पा रहे, उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि तुम 272 कैसे ले जाओगे। तो यहां महाराज की जय हो के नारे लग रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो गजब ही कर दिया। राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि हिमाचल में सरकार होने के बावजूद कैसे सुपड़ा साफ हुआ। राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश कैसे सुपड़ा साफ हो गया। गुजरात में 1 सीट आई है आपकी बॉस, क्या होगा वहां पर। महाराष्ट्र में आपने कुछ गेन किया है, लेकिन बंगाल में आप खत्म हो गए हो। यूपी में सपा ने परफॉर्म किया है, आपने कोई बहुत धुआंधार काम नहीं कर दिया यूपी के अंदर। बिहार में आपने कुछ धुआं नहीं किया। आप जो है दक्षिण में बीजेपी को बढ़ने से नहीं रोक पाए। तेलंगाना में सरकार होने के बावजूद बीजेपी 8 सीट हासिल कर पा रही है। कर्नाटक में आपकी सरकार होने के बावजूद बीजेपी जो है वो डबल डिजिट में आप नहीं पहुंच पा रहे। सवाल पूछे जाने चाहिए राहुल गांधी से कि बॉस इस परफॉर्मेंस से 272 कैसे पहुंचाओगे कांग्रेस पार्टी को।
तो यहां राहुल गांधी के महाराज की जय हो, महाराज की जय हो के नारे लग रहे हैं। चलिए भाई लगाइए। और वो भी तब जब आप देखिए कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आप देखिए, कांग्रेस 328 सीट पर इस बार लड़ी, 99 जीती है, स्ट्राइक रेट 30 का है। यानी अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 10 सीट लड़ती है तो 3 जीतती है। और भाजपा 441 सीट पे लड़ी, 240 सीट जीती है, स्ट्राइक रेट 54% का है। यानी 10 अगर सीट लड़ती है तो 5 से 6 सीट बीजेपी जीतती है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। यानी जस्ट ऑलमोस्ट डबल वाला हिसाब बैठ रहा है। और यहां नैरेटिव क्या चल रहा है कि वोट राहुल गांधी के नाम पे पड़ा है, नरेंद्र मोदी के नाम पे नहीं पड़ा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को तो 240 सीट आई है, इनके पास नैतिक अधिकार नहीं है सरकार बनाने का। यूपीए 1 और यूपीए 2 में कांग्रेस को कितनी सीट आई थी बॉस? कितनी सीट आई थी? तब आपको नैतिक अधिकार था, और 240 वाले को नैतिक अधिकार नहीं है। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने तो 400 पार बोला था। अरे भैया, तो तुमने भी तो 150 बोला था कि नरेंद्र मोदी 150 से नीचे रहेंगे। तो तुम्हारी बात हवा हो गई तो कुछ नहीं, सामने वाले ने टारगेट रखा 400 का, तो वो पूरा होना चाहिए। यानी इनको भी नरेंद्र मोदी पे यकीन है, राहुल गांधी पे यकीन नहीं। राहुल गांधी तो कहते थे कि लिख के ले लो, मोदी नहीं बन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। कहां लिख के रखे थे? अब वो कागज जो है वो वैसे ही फाड़ेंगे जैसे एक जमाने में अध्यादेश के कागज फाड़े थे। सवाल पूछिए बॉस राहुल गांधी से कि सब मिलकर अगर मोदी को 240 खींच के लाए हैं, अब क्या करने को बचा है? 2029 में क्या करेंगे? क्योंकि मोदी तो यहां से रिकवर मोड में आएंगे। मोदी तो अपनी गलतियां देखना शुरू कर चुके कि कहां क्या कमी रह गई। आप लोग क्या करोगे? 37 पार्टी मिलके बीजेपी से अकेले कम पड़ रहे हो, लेकिन उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। उधर देखिए, टीएमसी कह रही है कि भाई एग्जिट पोल के दिन जो है वो जांच होनी चाहिए कि शेयर बाजार को मैनिपुलेट करने के लिए तो एग्जिट पोल नहीं आया था। एग्जिट पोल आया था एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बन रही है। इनसे कोई ये पूछे कि एग्जिट पोल तो पिछले 2 बार भी बीजेपी की सीट का आकलन सही नहीं लगा पाया था। पिछले 2 बार एग्जिट पोल ने कहा एनडीए की सरकार बनेगी, इस बार भी कहा एनडीए की सरकार बनेगी, तीनों बार एनडीए की सरकार बन रही है। और पिछली बार बीजेपी को 50 सीट कम दी थी। बीजेपी तो नहीं बोली कि भाई शेयर बाजार में घोटाला करने के लिए एग्जिट पोल आया। इस बार बीजेपी को 50 सीट ज्यादा दी, कम आ गई, तो शेयर बाजार को मैनिपुलेट करने के लिए एग्जिट पोल आया। मतलब अभी ईवीएम और डीएम पे रो रहे थे, अब एग्जिट पोल पे रो रहे हैं। इनका रोना ही बंद नहीं होता है भाई, और इनका रोना और बढ़ने वाला है, क्योंकि खबरें आ रही हैं जो अभी आपको बता दूं कि कैसे एनडीए 303 हो गया। खबर ये आ रही है कि जो अन्य में 18 का आंकड़ा है, उसमें से 10 जो हैं वो बीजेपी के साथ आ गए, एनडीए के साथ आ गए हैं, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस 4 है, बीजेडी 1 है, बीपीपी 1 है, जेडपीएम 1 है, एसकेपीआर 1 है, एआईएमआईएम 1 है, बीएपी 1 है, एसकेएम 1 है और इंडिपेंडेंट 7 हैं। ये कुल मिलाकर 18 हैं। तो जो जानकारी मिल रही है कि इन 18 में से 10 जो हैं उन्होंने एनडीए को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है, और इसीलिए एनडीए का आंकड़ा 293 से बढ़कर 303 हो गया है। तो जो लोग ये सपना देख रहे थे कि मोदी तो 293 पर एनडीए है, कोई जेडीयू भाग गई तो क्या होगा, टीडीपी भाग गई तो क्या होगा, ये लोग तो ब्लैकमेल करेंगे। एक तो अभी कोई ऐसी स्थिति दिख नहीं रही। जेडीयू के भी सोर्सेस बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक डिमांड अभी तक नहीं रखी है नरेंद्र मोदी के सामने कि ये चाहिए वो चाहिए। वो देख रहे हैं कि मोदी की तरफ से क्या मिलता है। फॉर्मूला ये तय किया गया है कि भाई जितने आप 4 सांसद पर 1 कैबिनेट बर्थ मिल सकती है। तो अगर टीडीपी के 16 सांसद हैं तो 4 कैबिनेट बर्थ उनको शायद मिल सकती है। जेडीयू के 12 हैं तो उनको 3 शायद मिल सकती है। इस तरह का एक फॉर्मूला बनाया जा रहा है। और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी शायद जो बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियोज हैं, यानी बड़े मंत्रालय हैं, वो किसी गठबंधन को के साथी को देने के लिए तैयार नहीं है। जैसे गृह मंत्रालय लगता नहीं कि उसमें कोई बदलाव होगा, रक्षा मंत्रालय, या फिर अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री कहिए, ये 2 3 4 या विदेश मंत्रालय, ये 3 4 ऐसे मंत्रालय हैं जिसमें कोई बड़ा बदलाव हो या गठबंधन के साथी को दे दिया जाए, इसकी गुंजाइश कम नजर आ रही है। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है, जो खबरें चल रही हैं कि टीडीपी ने स्पीकर समेत 6 बर्थ मांगी है और जेडीयू ने 3 मंत्रालय की मांग की है। हालांकि हम ये कुछ मीडिया रिपोर्ट छप रही हैं, हमारी रिपोर्ट ये है कि जेडीयू ने कोई अभी तक मांग नहीं की है और वो बार-बार कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं। सूत्रों का जो अभी मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, उस न्यूज साइट के सूत्रों का दावा है कि टीडीपी ने 6 मंत्रालयों समेत स्पीकर की मांग की है। जेडीयू ने 3, चिराग ने 2, 1 कैबिनेट और 1 स्वतंत्र प्रभार, मांझी ने 1, शिंदे ने 2 1 कैबिनेट और 1 स्वतंत्र प्रभार मंत्रालयों की मांग की है।
जयंत ने कहा कि हम इलेक्शन के पहले एक मंत्री पद देने का वादा किया गया था, इसी तरह अनुप्रिया पटेल भी एक मंत्री पद चाहती हैं। तो इस बार नरेंद्र मोदी के लिए ये स्थिति तो थोड़ी सी बनेगी कि किसको क्या देना है, ये उनको देखना होगा। और इसीलिए ये जो 303 तक एनडीए पहुंचा है, ये नरेंद्र मोदी के लिए एक क्वेश्चन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि भैया इस बार जो है कड़े फैसले होंगे, बड़े फैसले होंगे, ये मोदी की गारंटी है। ये उन्होंने रिजल्ट आने के बाद भी कहा है। तो नरेंद्र मोदी ये जरूर चाहेंगे कि उनके पास ये कुशन हो कि कोई जो है उनको इस तरह से आंखें ना तरेर सके कि ये ना करो, वो ना करो, क्योंकि नरेंद्र मोदी का टारगेट सेट है कि उनको देश में कैसे विकास को आगे ले जाना है। अब जो खबरें चल रही हैं कि भाई हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है वो रेलवेज, रूरल डेवलपमेंट और जल शक्ति मंत्रालय मांगे, ट्रांसपोर्ट या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी एक ऑप्शन हो सकता है। नीतीश कुमार खुद रेल मंत्री रह चुके हैं, तो वो भी एक उनकी इच्छा हो सकती है कि भाई रेल मंत्रालय मिल जाए। लेकिन अभी क्या मंत्रालय किसको मिलेगा, ये अभी कुछ भी तय नहीं है। इस बीच अयोध्या को लेकर बड़ी चर्चा है। अयोध्या में कहा जा रहा है कि बीजेपी क्यों हारी। एक बड़ा रीजन जो है वो कहा जा रहा है कि मोदी के नाम पर वोट जो पड़े, जो बीजेपी को वोट पड़े वो भी मोदी के नाम पे पड़े, लेकिन जो नहीं पड़े वो इसलिए क्योंकि जो सांसद साहब थे लल्लू सिंह, उनको लेकर बहुत नाराजगी थी। तो इसीलिए चर्चा भीतर घात की भी हो रही है कि भाई लल्लू सिंह को लेकर इतनी नाराजगी थी, क्या ये बात जो है वो दूसरे लोगों को समझ में नहीं आई, या जो लोग टिकट बांट रहे थे उनको समझ में नहीं आई? क्या जानबूझकर टिकट दिया गया? ये सब कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां पर सपा ने एक पासी को टिकट दिया और पासी समुदाय का वहां पर अच्छा खासा वोट बैंक है। लल्लू सिंह अपर कास्ट से आते थे, तो ये पासी वर्सेस अपर कास्ट हो गया। तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। कुछ लोग कह रहे हैं वहां पर मुआवजा नहीं दिया गया, इसलिए जो है बीजेपी को वोट नहीं पड़ा। देश भर में चर्चा है कि भाई कोई भी वजह हो, जहां 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर बना, वहां पर कैसे वोट नहीं पड़ा, और कैसे ये कि कास्ट क्या है या नाराजगी क्या है, ये देखकर वोट जो है वो दिया गया, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई कई लोग दिखा रहे हैं कि भाई फलाना जगह पर जो है वो मुसलमान जो है उसको इतने घर मिले, लेकिन उस जगह पर मुसलमानों ने वोट नहीं किया बीजेपी के लिए। मुसलमान ने घर लेकर या शौचालय लेकर या सिलेंडर लेकर वोट नहीं किया, ये सवाल पूछ रहे हो आप। हिंदू ने राम मंदिर लेकर वोट क्यों नहीं किया, ये सवाल कब पूछोगे? पहले तो इनसे पूछो ना, हिंदुओं से। मुसलमान तो बीजेपी के लिए वोट नहीं करता है, ये तो ट्रेंड रहा है। और अगर आपने किसी को सरकारी योजना का लाभ दिया तो बॉन्ड थोड़ी साइन कराया है कि आप उनको जो है वो आपको वोट करेगा। और अगर बॉन्ड होता है तो फिर तो 100 करोड़ हिंदुओं से पूछो। 80 करोड़ लोगों को राशन मिला, क्या 80 करोड़ वोट पड़ा है क्या बीजेपी को? 25 करोड़ जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर आए, क्या उन्होंने वोट कर दिया है क्या? शेड्यूल कास्ट जो है उन्होंने बीजेपी को इस बार वोट नहीं दिया, ये कहा जा रहा है। उनसे पूछो हिंदू कब तक जाति में बटा रहेगा। ये सिर्फ मुसलमान के पीछे अगर आप छुपोगे ना कि भाई मुसलमान ने नहीं दिया, नहीं दिया, हिंदू ने क्यों नहीं दिया? नरेंद्र मोदी तो ये आरोप झेलते हैं ना कि हिंदूवादी सरकार चला रहे हैं। हिंदू ने क्यों नहीं दिया? पहले हिंदू से तो पूछो, बाद में मुसलमान से पूछने के लिए आना। मुसलमान ने नहीं दिया, घर लेकर, शौचालय लेकर और ये लेकर और वो लेकर। ये इसके पीछे छुपोगे तो असली वजह कभी नहीं मिल पाएंगी, पता नहीं चल पाएंगी। ये वैसे ही है जैसे इंडिया अलायंस गड़बड़ करता है कि भाई ये हिंदुत्ववादी सरकार चल रही है, तो वो इतना जनरलाइज कर देते हैं कि बाकी चीज वो देख ही नहीं पाते। उसी तरह से अगर आप ये भी करोगे कि भाई मुसलमानों ने वोट नहीं दिया इसलिए बीजेपी हार गई। कौन सा मुसलमान 80% वोट दे रहा था जिनसे बीजेपी जीतती थी? जो दलित देता था, जो हिंदू दे रहा है, उससे पूछो ना कि तुमने क्यों नहीं दिया। तुमको अगर राम मंदिर मिला फिर भी तुमने नहीं दिया, तुमको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला तब भी तुमने वोट नहीं किया, तुमको जो है वो काशी कॉरिडोर मिल गया तब भी तुमने वोट नहीं किया। तुम्हारे लिए नरेंद्र मोदी जो है वो खड़े रहे और कभी उन्होंने परहेज नहीं किया कि भाई मैं हिंदू हूं, इस बात को छुपाए। मंदिर मंदिर गए, जहां जो करना था, जो धार्मिक टूरिज्म है वो बढ़ाया। उनसे पहले पूछो ना कि तुमने क्यों नहीं वोट किया, तुम जाति से तो ऊपर नहीं उठ पाए। ये एनालिसिस नहीं होता। लेकिन हाँ, अच्छा, अयोध्या में अगर लोकल सांसद से नाराजगी है तो वो हिंदू वोट ना करे, ये चलता है। भाई जिस मुसलमान ने नहीं दिया, हो सकता है उसको भी किसी लोकल वजह से उसने वोट ना किया हो, और वो तो पहले भी वोट नहीं करता था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतना संकुचित जो है ना एनालिसिस मत कीजिए कि उसने नहीं दिया तो आप क्या करेंगे कि भाई जिस मुसलमान ने घर लेकर वोट नहीं दिया अगली बार उसको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर वैसे तो कई करोड़ हिंदुओं ने नहीं दिया, तो हिंदुओं को भी नहीं दोगे आप क्या? घर, शौचालय, राशन नहीं दोगे क्या? क्या करोगे? इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के नैरेटिव जो बनता है ना उसमें फंसने की बजाय देश के हिसाब से सोचना शुरू कीजिए। और मुझे लगता है बीजेपी इसी तरह से सोचेगी। जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके इस्तीफे की बात हो रही है, नड्डा जी का इस्तीफा जो है उस पर चर्चा कब होगी?
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या परफॉर्म किया नहीं किया, नड्डा जी ने कह दिया कि आरएसएस जो है अब उस तरह से बीजेपी जो है वो ग्रो कर चुकी है और वो अपने बूते काम करती है, ऐसा लगा जैसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये बयान देने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष से कब सवाल पूछा जाएगा और उनकी जिम्मेदारी कब तय होगी? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी पहले सरकार बन रही है और उसके बाद मंथन होना चाहिए कि गलती हुई कहां है। जो 99 पे पार्टी कर रहे हैं उनको करने दीजिए, क्योंकि वो तो 99 में ही बहुत खुश है, लेकिन ये 240 वाला 300 के पार भी कम से कम होना चाहिए था। ये बड़ा प्रश्न है और उसकी ईमानदारी से समीक्षा होनी चाहिए। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार। तो चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई, काफ़ी डिटेल में थी वीडियो। और किस तरह भाई साहब जो है अब तो वो 93 पे थी, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है भाई साहब के ऊपर वो क्रॉस करने वाली है सीटें मिल रही हैं। 303 हो गई है। वो जो 18 सीटें थी उनमें से भी 10 उनकी तरफ चले गए, बता रहे हैं कंफर्म हो चुका है कंफर्म। उनकी वजह से 303 हो गई है। तो वो तो भाई साहब उनको दिख रहा है यार, जो पार्टी जीत गई है ना, तू अपने मुल्क में देख साहब है कि वो जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उन्होंने कोई बड़ा पद नहीं मांगा। बिल्कुल साहब जरा भाई साहब मांगे जरूर नहीं मिलेंगे जरूर, लेकिन वो नहीं होगा। अच्छा मैं बताता हूँ एक, वो उनके इंटरनल मैटर होंगे, पब्लिक में डिस्कस नहीं ऐसे नहीं। वो पाकिस्तान नहीं है जहाँ खुले यहाँ वजारतें मांगी जाती हैं कि हम आपके साथ इलाहा करेंगे। पब्लिक के सामने मांगते, लेकिन ये बात भी क्योंकि 240 सीटें जिनके पास हैं अपनी जाती, उनकी सीटें बड़ी बड़ी होंगी, बाकी जो मिल मिलाकर आएंगे यार मैं तो एक मिसाल नहीं, सीटें मतलब उनको राजी रखने के पीपल पार्टी ने साथ दिया, पीडीएम 1 और 2 दोनों का दिया ना, दिया बिल्कुल। इस पहली बार उन्होंने डिमांड की, लेकिन शहबाज शरीफ मुकर गए। इस बार जरदारी को पता चल गया कि शहबाज शरीफ फिराकू बंदा है, ये जुबान का पक्का नहीं। उसने पहले मांगे कि सदर पाकिस्तान मैं हूँगा, सेनेट मैं हूँगा, इनमें से ही कानून चेंज होता है। उसको पता वजीर आज़म के औकात ही कोई नहीं होती हमारे मुल्क में, ऐसे ही है ना। इसलिए 2 पक्की सीटें अगर हुकूमत जाती भी है ना, सेनेट जाना चेयरमैन तो ना ही सदर जाना है। इन्होंने दोनों ने 5 साल पूरे करने हैं, ये दोनों ने ले ली। इसी तरह जो है ना बीजेपी, वजीर आज़म तो मोदी होगा, वजीर दिफा भी, वजीर खारजा भी, वजीर दाखिला भी, वजीर रेलवे भी और नितिन गडकरी, ये 6-7 ऐसे होते हैं वो जो नहीं देंगे। इससे हट के जो होते जरूर इनको देंगे, कुछ न कुछ मिनिस्टर इनके जरूर बनाएंगे, इनकी डिमांड भी मानी जाएगी। ये नहीं भी इनको खाली वादे किया जाएगा और इनको साथ लेके चलेंगे। और जिस तरह सर कह रहे हैं मोदी उनको गलतियों को दोहराएगा नहीं, उनको सुधारेगा। भाई साहब जो मेन जो फिर यहाँ पे वजह बनी, जातिवाद भी है यूपी में और अखिलेश यादव है, और यादवों के भाई साहब सीधी बात है कि वो जातिवाद पे लोग वोट देते हैं, यहाँ पर भी देते हैं, उधर भी यादव जो थे उन्होंने वोट डाले। और जो मुस्लिम वोट थे तकरीबन वो भी उनको ही पड़े हैं, दूसरी जमातों को, बीजेपी को कम पड़े। हालांकि साफ तरह के बीजेपी ने वहाँ पर कई इलाके ऐसे जहाँ भी उन्होंने मुसलमानों को भी घर दिए हैं, राशन भी मिलता, सारा भी मिलता। अब इसका मतलब है ये तो नहीं कि अगर कोई सरकार राशन दे रही है, घर दे रही है, तो ये नहीं बोल सकता कि जो मुसलमानों ने बीजेपी को बिल्कुल ही वोट नहीं दिए, ये बात भी नहीं दिए हैं, मेजोरिटी ने नहीं दिए लेकिन हमने जितने इंटरव्यू देख के सुने हैं मुस्लिम के, चाहे वो लड़कियों के हो, मर्दों के हो, चाहे वो बिजनेसमैन इंटरव्यू दे देने से तुझे क्या लगता है कि वो माइक के सामने जलसा या इंटरव्यू देने से वोट का पता नहीं चलता। अगर जलसे देखने हो ना पाकिस्तान में तारीख के खिलाफ जो एक बंदा बयानबाजी कर रहा था, पुलिस पकड़ रही, मैं तो वैसे पड़ा था तो उठा दिया, तो जब पुलिस छोड़ के गया तो पीछे नारे लगा रहा था। पाकिस्तान में एक मीडिया पे बात हुई थी, इरशाद भट्टी कहकर उसने कहा था अगर जलसों से हिसाब लगाया जाता होता ना पार्टी जीतने का, तो सिराजुल हक कभी भी पाकिस्तान में किसी को जीतने ना देते। सबसे बड़ा जलसे आज भी करे तो उसके ही हो रहा है। इमरान खान चाह के उसका भी नहीं जलसा इतना हो सका जितना सिराजुल हक कर लेते थे, लेकिन वोट कितने तारक अकेली अपनी सीट, पार्टी को भी नहीं जितवा सकते। आज अगर पाकिस्तान 47 लेकर आज इधर नहीं दे सके,
इनसे नहीं अंदाजा लगाया जाता कि कितनी मीटिंग हुई, कितनी कॉन्फ्रेंस हुई, इधर से हुए। सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड होता है वो अलग होता है, हाँ। ग्राउंड रियलिटी पे जो ट्रेंड होता है वो अलग अलग होता है। हमारे यहाँ भी जब इस तरह की जो ट्रेंड देखा जाता है इमरान खान का इलेक्शन के अंदर, उस वक्त जो अक्सरियत में लोग किसको बोलते थे, इमरान खान। तो तो उसको उससे एक वोट- अंदाजा हो जाता है भी लोग वाकई किस लीडर को चाहते हैं या किसको वो वोट मीडिया जगह जगह पहुंच के अंदाजा लगा लेती है। वही ना। वो चाहते थे तभी तो 240 सीट ले गए। हाँ जी, ऐसे ही है। ये ऐसे ही ना और कांग्रेस की भी ये कोई बड़ी मेहनत है। अगली बार राहुल गांधी जितनी बार इलेक्शन लड़े नहीं, 100 के नजदीक तो पहुंच गए हैं ना, वो मेहनत है ना। ये कोई सीटें नहीं है। और नहीं बाबा, नहीं। तीसरी मरतबा भाई साहब ऑपोजिशन में होकर लड़े हैं राहुल, और सियासत बड़ी लंबी चलती भाई। ये टक्कर तो देते ना, टक्कर भी नहीं दी। वो टक्कर नहीं दे सकते। मैं इसको टक्कर मुकाबला नहीं- पार्टियों को मिलाकर भी मैं टक्कर इसको नहीं नहीं दे सके। अच्छा, फिर ये सवाल नहीं दे बनता है, सकते। फिर सवाल बनता है, वो क्या नाम उनका सरकार जो 3 बार पहले बने हैं, मुझे तो अक्सर भूल जाता है। हाँ। जवाहरलाल नेहरू है, हाँ। वो 3 बार बता रहे फिर बने, उनको 3 बार में टक्कर क्यों नहीं आई? 17 साल हो रहे हैं। वो क्यों नहीं, वो शुरुआत किसको थी भाई जीतने दिया? साहब, ये देखो कैसी बातें कर रहे मैं हैं। भी एक सवाल ही आज कर की रहा सियासत और उस दौर की हूं। मैं भी सियासत, एक सवाल कर रहा हूँ। उस वक्त मध्य मुकाबिल था। उस वक्त के जो हालात थे, उस वक्त उन्होंने कंट्रोल किए हुए थे वो आवाम को लेके। आज के जो हालात है, इसमें मोदी ने कुछ काम ऐसे भी किए जिससे आवाम मुतमिन है। भाई ये भी तो देखना है ना। देख रहे हैं वो। कहीं उनके खिलाफ भी है, कुछ ऐसे काम है जो मोदी के खिलाफ भी मीडिया भी दिखाती है। हम भी इधर बैठ के यार बोलते हैं। दुनिया का कोई पता नहीं लगता जिस तरफ मर्जी का नेता का भाई साहब बहुत बड़ा असर पड़ता है कि आप किस नेता को खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। अब वो जिस बंदे को खड़ा किया उसकी वैसे ही इज्जत नहीं मोहल्ले में, इसको वोट कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। इस तरह यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हो जाता अब है। ऐसा तो नहीं पार्टी के नाम पे सबको वोट मिल जाए, कभी कभी ऐसा होता है इमरान खान हाँ, को भाई खान पार्टी साहब के नाम पे के मिले वो, हम्म। और लेकिन भाई साहब एक बंदा उसकी शक्ल ही बंदे को पसंद नहीं कि ये तो 2 नंबर बंदा है, उसको बंदा कैसे वोट पार्टी उसकी कैसे चलेगी? वो किसी बंदे के काम ही नहीं आता, लोगों पे वो रवैया उसका अच्छा नहीं, वो वोट कैसे देंगे? वो जो लल्लू बोल रहे थे वो ऐसे ही होंगे। शायद इस तरह ही होगी जिस तरह हमारे यहाँ है शेख रशीद है, उसकी अकेले की पार्टी है। और जमशेद हस्ती उसकी अकेले की, उनके साथ क्यों नहीं मिलते? वो अकेले अकेले की पार्टी है, वो ऐसे भी ही इस है। तरह का होगा शायद। चलेंगे ठीक है भाई। अब बीजेपी तो भाई साहब जीत गई है, और भाई जो 37 पार्टियां मिलके भी उसके जितनी सीटें नहीं ले पाई। बड़ी बात उसके है। जितनी और- मैं कहता हूँ मुकाबले में नहीं आई। कम से कम वो और- 242-40 मैं ले कहता जाते हूं ना, पहले- फिर मुकाबला होगा। पहले राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की थी, अब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फिर करें। पीछे आएगा। हाँ फिर आए, फिर लगाए 2-3 चक्कर लगाए, फिर जाके ना 2-3 नहीं, ये 4-5 चक्कर लगाने पड़े। मैं कहता हूँ ये घूम के आए पूरा हिंदुस्तान, फिर जाके होगा। फिर बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, भारत थक जोड़ो जाएगा। फिर तब होना है, वो कश्मीर से कन्याकुमारी सीधा लाइन निकल जाती है, नहीं, पूरा नहीं, ऊपर नहीं। से नेपाल के करीब। राहुल गांधी अगर इलेक्शन जीतना चाहते हैं यार, ये मुकाबला करे ग्राउंड रियलिटी पे। मोदी हुकूमत में रह के काम जो करेगा ना, उससे ज्यादा ये ऑपोजिशन में रह के काम करके दिखाया आवाम में। 234 सीटें बहुत कुछ कर सकते हैं, ये अपनी स्टेटों में काम करें। बिल्कुल हर जगह पे काम करें, बेलौस काम करें, और जो बंदा इनके पास आता है उसके काम धड़ल्ले से करने पड़ेंगे, तभी तो भाई साहब लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो भाई हाँ। ग्राउंड लेवल पे कोई काम फिर करना आगे पड़ेगा। मुकाबला करेंगे। बाकी भाई बहुत सारी ऐसी स्टेटें जहाँ पर उनकी सरकार थी कांग्रेस की, वहां पर छीन गई। हाँ। कहीं मोदी की जगह बीजेपी की थी, या उनकी छीनी छीनी गई गई। है। सियासत में उतार चढ़ाव होता रहता है। चलेंगे ठीक है भाई, अपनी जरूरत है कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए, मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।